हेलो नमस्कार। मैं विक्की सर। आज विद्युत धारा के अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सेलों का समूहन। यानी कि हम लोग सेलों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से हमें जोड़ने के बाद हमें परिपथ में धारा प्राप्त हो सकती है। आज हम लोग उससे रिलेटेड चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत है? तो हम लोग का आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो सेलों का समूहन किसे कहते हैं ना। तो क्वेश्चन है अपना कि सेलों के समूहन को लिखे। तो हम कह सकते हैं कि सेलों का समूहन हम उसे कहेंगे, कह सकते हैं कि बहुत सारे सेलों को विभिन्न प्रकार से, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से अगर हम जोड़ दे, क्या कर दे, अगर जोड़ दे तो जोड़ने के पश्चात, यानी कि जोड़ने से हम जो क्रिया कर पाते हैं उसी क्रिया को हम समूहन कहते हैं। यानी कि जोड़ने की कला को ही हम क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। राइट। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा सेलों का समूहन है वो कितने तरह से हो सकता है। तो सेलों का जो समूहन है वो 3 तरह से हो सकता है। कितने तरह से? 3 तरह से। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि सेलों का समूहन मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो मैं पहला नंबर में कह सकता हूं कि पहला जो हमारा होगा वो बोलेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे की बात करेंगे तो हम लिख देंगे सेलों का, यहां भी क्या करिएगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा नंबर जो अपना होगा सेलों का मिश्रित मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, एकदम हम आराम से इन तीनों बात को, यानी कि 3 चीजों को हम आराम से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। राइट। चलिए आते हैं अगले पेज पे और हम करते हैं अपना काम 1 नंबर से शुरू। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। राइट। चलो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन हम करते हैं ना, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम बहुत सारे सेल लेते हैं। कितने सारे? बहुत सारे सेल लेते हैं। जैसे मान लो कि हम जो सेल लेंगे तो सेल परिपथ में हम किस प्रकार लगाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन कर लेंगे इसका। तो पहले इस बात को हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम सेल एज्यूम करते हैं। तो एक सेल ये प्लस है और ये सेल का दूसरा नेगेटिव सिरा है और यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है। कितना? 40R, क्योंकि सेल वाला आंतरिक प्रतिरोध। तो हमने यहां पे इस प्रकार से क्या किया, प्रतिरोध लिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा। एक और सेल लेंगे और यहां पे क्या करेंगे, पहले सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव सिरे से। तो हमने पॉजिटिव सिरा इस प्रकार जोड़ा और इसका नेगेटिव सिरा यहां निकालेंगे और इसके साथ भी क्या होगा, एक आंतरिक प्रतिरोध जिसका मान कितना है, आर, जिसका मान कितना है, आर। इसके साथ और भी सेल को जोड़ेंगे इस प्रकार से और फिर से हम यही क्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे। इसी क्रिया को हम क्या करेंगे, बार बार दोहराते जाएंगे। यानी कि पहले सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे के धन टर्मिनल से, फिर दूसरे का नेगेटिव सिरा तीसरे के ऋण टर्मिनल से, इस प्रकार से हम आगे क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। और यहां भी क्या होगा, एक प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध। राइट। और इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और अंततः हम लोग कितनी दूर तक जाएंगे, n पदों तक। कितने पदों तक? n पदों तक जाएंगे। और यहां पे होगा हमारा कौन सा, नेगेटिव सिरा, यानी कि इसके साथ भी क्या होगा, एक आंतरिक प्रतिरोध, कौन, R। और यहां से हम एक परिपथ का निर्माण करेंगे और परिपथ में
और परिपथ में हम करेंगे क्या, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे। बाह्य प्रतिरोध कहे तो कैपिटल आर को यहां पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि हम इस प्रतिरोध के जगह पे टीवी, पंखा, कूलर कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो ध्यान देना है। अनंतपुर, अरे अनंतपुर कहाँ ध्यान है, यहां देखो पहले। गौर करना है यहाँ पे, जब इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार के क्रम को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा? श्रेणी क्रम संयोजन। और ये जो कितने पदों में अगर बोला जाए तो बोलोगे कि कितने पदों में है, n पदों में है। ये जो क्रिया की गई, सेलों को जोड़ा गया, वो कितने पदों तक जोड़ा गया, n पदों तक जोड़ा गया। कितने पदों तक? n पदों तक। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, गौर करना। हम यहां पे लिखेंगे, माना ई विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल। ई विद्युत वाहक बल कहने का मतलब कि इसमें जितने भी सेल लगे हुए हैं, आपको जितने भी सेल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना, इसमें आपको जितने भी क्या दिखाई दे रहे हैं, सेल। यहां पे आपका क्या है, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, यहां पे क्या लगे पड़े हैं, सेल लगे पड़े नहीं है। तो जितने भी सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, ई है। सभी का विद्युत वाहक बल कितना है, ई। इसका भी विद्युत वाहक बल ई, इसका भी विद्युत वाहक बल ई, इसका भी ई, और बीच में बहुत सारे और भी सेल लगे थे। अंततः कहां तक, कितने पदों तक लगे थे, n पदों तक। तो जितने पदों तक यहां पे लगे हुए हैं सेल, सभी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, ई है। बढ़ूं आगे, तो हमने यहां पे लिखा कि माना ई विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आर आंतरिक प्रतिरोध के समरूप सेल, के समरूप, समरूप मतलब एक जैसा, समरूप मतलब एक जैसा, समरूप सेल, समरूप सेल बाह्य प्रतिरोध किसके साथ, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध किससे, कैपिटल आर के साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या निकालना है, मान होगा। राइट, ऐसा निकालेंगे। अब चलो यहां पे जब हम परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे ये देख रहे हैं कि इसमें जो सेलों की संख्या है वो कितने पदों तक है, n पदों तक। कितने पदों तक, n पदों तक। तो भाई अगर n सेल इसमें लगे हुए हैं तो n विद्युत वाहक बल भी होंगे, n आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, किंतु एक बाह्य प्रतिरोध होगा। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें विद्युत वाहक बल का तुल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि कुल निकालना पड़ेगा कि इसमें कुल विद्युत वाहक बल कितना है। कोई दिक्कत? दूसरा, हमें आंतरिक प्रतिरोध का कुल मान निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर कुल आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग और लिखना यहां से प्रारंभ करते हैं। लिखते हैं, श्रेणी क्रम में, ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का, सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तुल्य मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान अगर आप निकालते हो तो इस तुल्य विद्युत वाहक बल को क्या बोल सकते हो, ई तुल्य, है ना। ई तुल्य बराबर, अब सोचो कि कितने सेल, n सेल। तो भाई पहला सेल का विद्युत वाहक बल ई, दूसरे सेल का ई, तीसरे सेल का ई, चौथे सेल का ई, इस प्रकार से nवें सेल का भी ई होगा, नहीं होगा। यानी कि हम यहां पे लास्ट में लिख देंगे
n पदों तक। कितने पदों तक? n पदों तक। क्या लिख सकते हैं? n पदों तक। ध्यान से सुनना, यानी कि हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, कहां तक? n पदों तक। कहां तक? n पदों तक। तो हमें तुल्य विद्युत वाहक बल का मान क्या मिलेगा? एक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? E। तो n पदों तक कितना मिलेगा? Ne। कितना मिलेगा? Ne। तो यहां से हम अगर निकाले E तुल्य, तो E तुल्य का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? Ne। कितना हो जाएगा? Ne। कोई दिक्कत? यहां से हमने क्या निकाला? तुल्य विद्युत वाहक बल। क्या निकाला? तुल्य विद्युत वाहक बल। अब हम क्या करेंगे? आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य निकालेंगे। तो लिखेंगे, अब सुनना है आराम से, लिखेंगे अब आंतरिक प्रतिरोध का कुल मान होगा। कैसा मान? कुल मान होगा। अगर हम आंतरिक प्रतिरोध का कुल मान हम ज्ञात करें तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हमें निकालना पड़ेगा क्या? आर तुल्य। क्या निकालना पड़ेगा? आर तुल्य। और ये भी आर प्रतिरोध जो है किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? आर तुल्य बराबर पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान आर, दूसरे का आर, तीसरे का आर, चौथे का आर, पांचवें का आर, और इसी प्रकार हम करते करते कहां तक जाएंगे? n पदों तक। तो यहां पे लिखेंगे n पदों तक। तो यहां पे हमारा इस हिसाब से आर तुल्य का जो मान आने वाला है, आर तुल्य का मान क्या आ जाएगा? एक सेल का प्रतिरोध आर, तो n सेल का कितना हो जाएगा? nr। यानी कि यहां से अपना क्या निकल गया? आर तुल्य का मान की आंतरिक प्रतिरोध का जो मान था इस सेल का, कुल कितना आंतरिक प्रतिरोध था, हमने उस मान को यहां पे क्या किया? निकाला। अब हम क्या करेंगे? इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि बैटरी लगा हुआ है तो इसके अंदर भी प्रतिरोध था और एक प्रतिरोध बाहर भी तो है। तो कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे तब ना धारा का मान निकलेगा। तो हमें निकालना है कुल प्रतिरोध का मान। तो लिखेंगे अब, तो अब सुनना एकदम आराम से। तो अब परिपथ में, किसमें? परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान होगा। क्या होगा? मान होगा। अगर मैं कुल प्रतिरोध का मान निकालूं तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। अब प्लस क्या होगा? बाह्य प्रतिरोध। इसका क्या नाम हमने कहा है? बाह्य प्रतिरोध। यानी इसके प्रतिरोध और इसके प्रतिरोध को जोड़ोगे तब ना कुल प्रतिरोध मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाह्य प्रतिरोध। जो लोग क्लास छोड़कर भी आए हैं उनको समझ में आएगा, ये ध्यान देना, इसलिए ध्यान से देखना, नया टॉपिक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबका? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ेंगे तो इनका मान रखो। तो कुल प्रतिरोध का जो मान आएगा, आंतरिक प्रतिरोध आपने कितना निकाला है? NR। और बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है? बड़ी आर। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? कुल प्रतिरोध। क्या निकाला? कुल प्रतिरोध। यही ना निकला? चलिए अब आपके पास क्या क्या निकला है अब ये देखिए। आपने निकाला विद्युत वाहक बल तुल्य का, तो अपना निकला Ne। कुल प्रतिरोध का मान निकाला तो NR प्लस क्या निकला? R। अब हमें निकालना है परिपथ में बहने वाली धारा। तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालने के लिए लिखेंगे, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। किसका मान? धारा का मान होगा। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। धारा आई बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल। क्या लिखोगे? कुल विद्युत वाहक बल
अब बटा हो जाएगा कुल प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध। और इन दोनों का मान आपने पहले निकाला है, शायद देख लो। नहीं निकाला है? यहां से तुल्य प्रतिरोध निकला है कुल, और यहां से कुल प्रतिरोध का मान निकला। यहाँ पे कुल विद्युत भाग बल और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे मान इनके रख दो। जब इसके मान को आप रखोगे तो आई बराबर क्या मिलेगा? देखो तो कुल विद्युत भाग बल का मान क्या आया था? NE बटा कुल प्रतिरोध का मान कितना आया था? NR प्लस बड़ी आर। और ये आपका बन जाएगा क्या? इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। यहां से हम दो बातें कर सकते हैं। कितनी बातों को अंजाम दे सकते हैं? दो बातों को अंजाम दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? ध्यान देना है। यहां से दो बातों को अंजाम देंगे। क्या क्या देंगे? ध्यान दो। पहला नंबर बात, हम इसे नोट करके चलेंगे। किसके? क्या करके? नोट करके। पहला नंबर बात में अगर मैंने ऐसा कहा कि यदि NR का मान छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, किससे? R से, बड़ी R से। किससे? बड़ी R से। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं कि अर्थात करके हम कह सकते हैं कि R की तुलना में ये जो NR का मान है बहुत क्या है? छोटा है, अर्थात नगण्य है। कैसा है? नगण्य है। तो हम यहाँ पे NR का जो मान लेंगे वो क्या ले सकते हैं? 0। अगर मैं NR के जगह 0 कर दूं और इसको कहूं समीकरण क्या? 1। इसको क्या कह दूं? समीकरण 1। तो समीकरण किससे? 1 से। तो समीकरण 1 से अगर मैं चलूं तो धारा I बराबर क्या होगा? NE बटा NE प्लस NE बटा NR का मान 0 लेंगे, 0 में R ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? R। तो केवल क्या मिलेगा? R। तो ये हो जाएगा आपका क्या? पहली स्थिति में एक नया फॉर्मूला। कब? जब NR का मान लगभग छोटा हो। कैसा हो? लगभग 0 हो। दूसरा नंबर बात, नोट नंबर 2 में हम कह सकते हैं कि यदि इस बार R छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, किससे? NR से। किससे? NR से। अर्थात करके हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बार R का जो मान होगा वो 0 के क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि नगण्य होगा। कैसा होगा? नगण्य होगा। तो इस सिचुएशन में समीकरण किससे चलोगे? 1 से। अगर समीकरण 1 से आप चलते हो तो धारा I बराबर क्या होगा? NE बटा NR तो रहेगा, किंतु R का मान कैसा हो जाएगा? 0। तो यहां हो जाएगा खाली क्या? NR। राइट। अगर देखोगे तो N से N क्या हो जाएगा? खत्म। तो यहां से आपका जो धारा का मान मिलेगा वो मिलेगा E अपॉन क्या? R। और यहां से हो जाएगा आपका फॉर्मूला। एनी बड़ी दिक्कत है? बोलिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। तो दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा जो टॉपिक अपना है वो दूसरा टॉपिक क्या है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। कैसा? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे इसमें, ध्यान देना है, ये भी इसी प्रकार है। तो दूसरा नंबर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेलों का समांतर क्रम संयोजन, या समूहन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दो। यहां भी बहुत सारे सेल लेंगे। कितने सारे? बहुत सारे सेल लेंगे और सारे सेल को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में? पहले जोड़ के दिखाते हैं, उसके बाद डेफिनेशन करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और एक वायर में हम सेल जोड़ते हैं और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। कैसा? और भी सेल लेंगे, ये प्लस है और ये नेगेटिव है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। और सेल लेंगे, ये प्लस और ये क्या होगा? ये आंतरिक प्रतिरोध है। इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे और ये इस तरह से बहुत सारे सेल को जोड़ेंगे। कितने सारे? बहुत सारे सेल को। कितने पदों तक? M पदों तक। जी M पदों तक। कितने पदों तक? M पदों तक जोड़ेंगे। और यहां भी हम एक और क्या करेंगे, बैटरी लगाकर दिखाएंगे और यहां पे आंतरिक प्रतिरोध होगा इस प्रकार से, जिसका मान क्या है?
आर आर आर, कोई दिक्कत? अब यहां पे ध्यान देना है जरा सा कि ये जो सेल है ना, इनका विद्युत वाहक बल का मान ई है। इनका विद्युत वाहक बल का मान क्या है? ई है। अब इन सेलों को ध्यान देना, इन सेलों को हमें समांतर क्रम में संयोजित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका कनेक्शन करना पड़ेगा कहीं एक जगह पे। तो सारे का हमने कनेक्शन करा एक जगह पे, इधर से भी हम करेंगे एक जगह पे सारे का कनेक्शन। सुन रहे हो बच्चा पार्टी? तो हमने यहाँ पे क्या किया? सारे का एक जगह कनेक्शन कर दिया, सारे का एक जगह क्या किया? कनेक्शन किया। और यहां से एक तार लेंगे और तार के साथ एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है भाई। अब देखो, जितने भी सेल जुड़े हैं, जितने भी सेल जुड़े हैं, वो सारे सेल दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं। जितने भी सेल जुड़े हैं वो सारे सेल कितने बिंदुओं के बीच? दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं। और हम जानते हैं कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है? ई है। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई है। अब एक बात बताओ बच्चा पार्टी, जब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई है, तो विद्युत वाहक बल हम कह किसको रहे थे? विभवांतर को, है ना? सेलों के मध्य प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के मध्य जो विभव मिलता है, विभवांतर मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल नहीं बोलते हैं? जब उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं और एक सेल का पता है, तो सभी सेल का विद्युत वाहक बल तो एक ही होगा। यानी कि इनके सिरों पर जो विभवांतर मिलेगा ई के रूप में ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? और ये क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत क्षेत्र नहीं बोलना है, क्या है? विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? अब इस बात को हम क्या करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन में सजा के लिखते हैं। कोई दिक्कत? लिखेंगे, माना कि ई विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के एम समरूप, कितना? एम समरूप सेलों को, एम समरूप सेलों को बाह्य प्रतिरोध किसके साथ? कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो परिपथ से, परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा, परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। यही ना लिखेंगे बच्चा? ध्यान दो, अगर धारा का मान अगर आप निकालोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा, वो भी तुल्य। कैसा? तुल्य। फिर आंतरिक प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, और फिर कुल आंतरिक कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। उसके बाद धारा का सेम फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि दोनों अगर एक समझ में आता है तो दूसरा बनाना आसान हो जाता है। कोई दिक्कत? तो अब लोग आते हैं और लिखते हैं। लिखेंगे कि सेलों का, सुनना ध्यान से, सेलों का तुल्य, कैसा? तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होगा, विद्युत वाहक बल का मान होगा। ध्यान से देखना, ई तुल्य का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां से अगर हम ई तुल्य निकाले तो ई तुल्य का मान क्या हो जाएगा? ई तुल्य बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई तुल्य बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, सारे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई। इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसके बीच में जितना भी सेल होगा सभी का कैसा? ई। तो भाई सभी के विभवांतर कितने हैं? भी। तो सभी का विद्युत वाहक बल भी कितना होगा? ई। इस बार तो एन ई नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होगा? ई। तो यहां से ई तुल्य का मान क्या हो जाएगा? ओनली फॉर ई। यानी कि विद्युत वाहक बल आसानी से हमारा क्या हुआ? निकल गया। तुल्य विद्युत वाहक बल आसानी से क्या हुआ? निकल गया। अब हम दूसरा नंबर बात करेंगे। कैसा नंबर? दूसरा नंबर बात करेंगे। दूसरा नंबर बात में हम क्या करने वाले हैं?
आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे। किसके? आंतरिक प्रतिरोध का। तो लिखेंगे अब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा, मान होगा। अगर हम तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाले तो एक बात बताओ बच्चा पार्टी, यहां पे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला प्रतिरोध का क्या आता था? 1/r तुल्य बराबर, नहीं आता था? तो यहां पे हम लगाएंगे 1 क्या? r तुल्य। तो 1/r तुल्य बराबर होगा पहला सेल का 1/r, दूसरा सेल का 1/r, तीसरा सेल का 1/r, कितने पदों तक? m पदों तक। आपको ध्यान होगा जब हमने श्रेणी क्रम में इसी चीज को देखा तो हमने क्या कहा? n पदों तक था, तो हमने उसी में n से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसी में m से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/r तुल्य बराबर m बटा कितना हो जाएगा? r, नहीं होगा? अब देखो हमें चाहिए r तुल्य का मान, तो r तुल्य को उलट दो तो m ये भी उलट जाएगा, इसका इधर वाला पार्ट उल्टोगे तो इधर भी उलट जाएगा। तो यहां से हमारा जो r तुल्य का मान आने वाला है वो कितना आ जाएगा? r/m। अब एक बात बताइए, आपने अभी क्या निकाला है? r तुल्य का मान। किसका मान निकाला है? r तुल्य का मान। अब हमें क्या करना है? कुल प्रतिरोध का मान निकालना है। तो कुल प्रतिरोध का मान r भी जोड़ना पड़ेगा, यानी इस वाले को और इस वाले को जोड़ दीजिए तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, श्रेणी क्रम जब पढ़ रहे हैं हम, तो श्रेणी क्रम पढ़ने के बाद समांतर क्रम हल्का लगा या भारी लगा? लगाना। कमान आ जाइए। यहां से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कुल प्रतिरोध का मान होगा परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान होगा। अगर मैं कुल प्रतिरोध के मान की बात करूं तो यहां से क्या हो जाएगा? बराबर करके लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कितना? R, आंतरिक प्रतिरोध कितना? R बटे कितना? M। क्या मैं भिन्न का जोड़ कर सकता हूं इसका? नहीं, कुछ तो इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा? MR प्लस R बटे कितना? M। यानी कि कुल प्रतिरोध का जो मान आया, सुनिए ध्यान से, कुल प्रतिरोध का जो मान अपने पास आया है अरे यार हे प्रभु, चलिए ध्यान देना है। प्रतिरोध बराबर हो गया कितना? देखो तो MR प्लस R बटा कितना? M। यानी कि यहां से हमने क्या निकाला? कुल प्रतिरोध का मान। अब हमें निकालना है क्या? परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो लिखेंगे यहां पे, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। किसका मान? धारा का मान होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से लिखे धारा I बराबर, धारा I बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध, नहीं होगा? चलिए, अब यहां से आपको पता है हर एक चीज नहीं है। कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना आया था? केवल ही देख सकते हो, देख सकते हो, बढ़िया आया था नहीं? और इसको जोड़ने के बाद हमने इधर लाया ही, तो यहां से हम धारा I बराबर क्या लिख सकते हैं? I बराबर ओनली फॉर E, ओनली फॉर क्या? E बटा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मान कितना है? MR प्लस R बटा कितना? M। ये M कहां जाएगा? ऊपर। तो यहां से आपका जो धारा का मान दिखेगा I बराबर क्या होगा?
एम ई बटा एम आर प्लस आर, और ये हो जाएगा आपका परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का फॉर्मूला। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? यहां से भी हम दो बातें डिस्कस कर सकते हैं। कितनी बात? दो बात डिस्कस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आएंगे और नोट करके इस बात को बढ़ेंगे आगे। कोई दिक्कत? नोट नंबर एक, नोट नंबर एक, पहला नंबर बात करेंगे कि यदि एम आर ग्रेटर देन क्या हो? छोटी आर हो। नहीं कर सकता तो भाई अर्थात करके हम क्या लिख सकते हैं? आर का मान किसके बराबर होगा? यानी कि नगण्य होगा ना। तो जहां जहां आर है वहां जीरो करेंगे तो धारा क्या मिलेगा? आई बराबर एम ई प्लस एम आर प्लस जीरो। तो दिखा नहीं रहे, एम से एम क्या होगा? कैंसिल। तो धारा आई का मान क्या हो जाएगा? यानी यहां बच जाएगा ई बटा कितना? आर, और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। एनीबॉडी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर बात करेंगे नोट नंबर 2 की, कि यदि इस बार छोटी आर का मान बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो किससे? एम आर से। अर्थात इस बार कौन जीरो होगा? एम आर बराबर क्या होगा? जीरो। तो एम आर जहां जहां वहां पे क्या लिखेंगे? जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा? धारा का मान आई बराबर एम आर जीरो, तो एम ई बटे क्या होगा? आर, और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? पक्का? तो आज रहने देते हैं यहीं तक, बहुत ज्यादा टॉपिक हो गया। तीसरा नंबर हम लोग कल ट्राई कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज भली भांति समझ पाए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।